अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमारे पास है वो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक कंपोनेंट जो हमारे पास इम्यून सिस्टम को क्या करता है, उनको प्रमोट करता है। और बेसिकली दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सम प्रोटीन्स व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। सो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास होता क्या है। अ सिस्टम which is composed of complement proteins which provide direct immunity to our body or promote or complement our immune system। जैसे कि हमने डिफिनीशन में कहा कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। ये हमारे पास कुछ प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते हैं या उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो बॉडी को अगर डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड ना कर सकते हो तो वो क्या करे, कुछ मशवरा दे, कॉम्प्लीमेंट कर दे हमारे इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। डिफिनीशन से हमें ये वाज़ेह हो गया कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे जो हमारे बॉडी के लिए डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे या हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन साइट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का, वो कहाँ पर है, वो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है और ये हमारे पास लिवर है। जिस तरह के हमको पता है कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिसको हम हेपाटोसाइट्स कहते हैं। हेपाटोसाइट ये हमारे पास लिवर सेल्स हैं। एक्चुअल जो हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो हेपाटोसाइट सेल में प्रोड्यूस होते हैं। और आफ्टर द प्रोडक्शन ये प्रोटीन जो हमारे पास लिवर सेल्स हैं उनको सीक्रेट करते हैं। कहाँ पर, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें सीक्रेट कर देते हैं। और ये प्रोटीन्स हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस तरह के हमने यहाँ पर 3 को शो किया हुआ है, एक को हमने स्क्वायर के फॉर्म में, एक को राउंड, एक को ट्रायंगल के फॉर्म में शो किया है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है और एक्चुअली हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, लीवर पे प्रोड्यूस होते हैं। और लीवर से जब ये रिलीज हो जाते हैं ब्लड में तो ये सारे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इनएक्टिव कंडीशन में मौजूद होते हैं। जिस तरह के जितनी भी इम्यून सेल्स हैं, इम्यून कंपोनेंट्स हैं, उनको
बिफोर इसके जो इम्यून फंक्शन है उसके बिफोर इनको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। पहले वो एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद वो इम्यून फंक्शन शो करते हैं। तो इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी फर्स्ट एक्टिवेट होंगे, उसके बाद ये अपनी इम्यून रिस्पॉन्सेस शो करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल प्रोडक्शन एरिया थी जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हम जाते हैं एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब ये उस वक्त हमारे पास इम्यूनिटी शो करते हैं जब कोई पैथोजन बॉडी पे अटैक कर लेता है और हमारे पास इम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो नॉर्मल कंडीशन में जब कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस ना हो तब भी ये ब्लड में मौजूद होते हैं या मौजूद नहीं होते। तो इसका आंसर ये है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे पास 24 आवर हर वक्त हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, लेकिन इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। जब ये इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं तब हमारे पास कोई इम्यून रिस्पांस शो नहीं करते, लेकिन जब कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह खास हो जाते हैं उसके बाद ये अपना इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। अब हम इसकी एक्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। और ये बात ध्यान में रख लें कि जो प्रोटीन यहाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में यूज हो रहे हैं वो सिक्वेंशियली एक्टिवेट होंगे। अगर उसकी सीक्वेंस में थोड़ा सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो इसका जो इम्यून रिस्पांस होगा वो हमारे पास शो नहीं होगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि इसमें जो भी प्रोटीन एक सीक्वेंस में जब एक बार एक्टिवेट हो रहा है तो हर बार वो उसी सीक्वेंस में एक्टिवेट होगा। उसकी सीक्वेंस में हमने कोई डिस्टर्बेंस या कोई अगर हम उसका क्वेश्चन लिख रहे तो कोई हमने उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी, वरना जो हमारे पास इसका फंक्शन होगा वो सही नहीं आएगा। तो अभी हम एक्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन किस तरह एक्टिवेट होते हैं। लेट्स हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पैथोजन है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री उसने कर ली है। अब ये बैक्टीरिया कुछ एंटीजन शो करेगा अपने सरफेस पे, और इन एंटीजन का फंक्शन ये होता है कि बैक्टीरिया खुद को आइडेंटिफाई करता है कि उसके अगेंस्ट जो आने वाले सेल्स हैं हाँ वो बैक्टीरियल सेल्स हैं या होस्ट सेल्स हैं। क्योंकि अगर इनकी ये एक्टिवेशन इनकी आइडेंटिफिकेशन ये ना कर लें तो उसको पता नहीं चलता कि ये मेरे बॉडी का सेल्स है, अपना सेल्स है या कोई होस्ट सेल्स है। तो बैक्टीरिया की जो एंटीजन्स होंगे वो इस्तेमाल करेंगे दूसरे सेल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो भी आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म हमारे पास फॉलो करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये होस्ट ये अपना बॉडी का सेल्स है या एक फॉरेन सेल है जो बाहर की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो फर्स्ट क्या करेंगे, एंटीजन शो करेंगे और इन एंटीजन के थ्रू ये क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ सेल्स और होस्ट सेल्स। इसी एंटीजन के थ्रू ये कोशिश करेंगे कि रिकॉग्नाइज कर लें कि जो अपोजिट आया हुआ सेल्स है वो होस्ट सेल्स है या अपने जैसा एक सेल्स है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन फिर वो अपना रिस्पांस शो करते हैं। अगर वो होस्ट सेल्स है तो वो उन पे अटैक करेगा, अगर वो अपना बॉडी सेल्स है तो उनको छोड़ देगा और जो कम्प्लेक्स ये बनाएगा वो कम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो बेसिकली 3 मेथड्स के थ्रू हमारे पास एक्टिवेट होता है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे, और दूसरा जो हमारे पास इसका एक्टिवेशन मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। और जो तीसरा मेथड है जिसके थ्रू ये एक्टिवेट होता है वो हमारे पास है लेक्टिन पाथवे। इन 3 मेथड के थ्रू हमारे पास क्या होगा, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होंगे वो एक्टिवेट होंगे। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे बेसिकली हमारे पास
एंटीबॉडीज डिपेंडेंट पाथवे है। क्लासिकल पाथवे में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज पहले अटैच होंगे फॉरेन बॉडी के साथ, उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो सीक्वेंशियली एक्टिवेट होंगे। अभी एंटीबॉडीज जनरली हमारे पास डिफरेंट 5 क्लासेस हैं, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट में एंटीबॉडीज इस्तेमाल होते हैं वो 2 हैं, IgG, IgM। अगर कोई इन 2 एंटीबॉडी में से यहाँ पर एक अटैच हो जाता है या दोनों अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए एक रिसेप्टर पॉइंट बन जाता है, फिर वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बाइंड हो सकते हैं। अगर इसके अलावा जो एंटीबॉडी के क्लासेस हैं जैसे कि हमारे पास IG, IgD, IgA वो अटैच हो जाएं तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन होंगे वो यहाँ पर अटैच नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो रिसेप्टर पॉइंट है वो IgE के साथ है और IgM के साथ है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास IgG या IgM का जो एंटीबॉडी है वो यहाँ पर अटैच हो गया है। अब इसके जो टेल वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं FC पोर्शन। अब नॉर्मली अगर FC पोर्शन में कोई चेंजेस क्रिएट ना हो जाए तो फिर भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ पर अटैच नहीं होगा जब तक यहाँ पर FC पोर्शन में कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होते। अब जब IgE, IgM या IgG अटैच हो गया है तो उनका जो FC पोर्शन होगा उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस क्रिएट होंगे, और ये चेंजेस इसलिए क्रिएट होते हैं ताकि एक रिसेप्टर पॉइंट बन जाए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए। अब यहाँ पर FC पोर्शन भी चेंज हो गया है और IgM या IgG एंटीबॉडीज भी यहाँ पर अटैच हो गए हैं। तो अब मौका है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए कि वो यहाँ पर आके अटैच हो जाए और बॉडी के लिए इम्यून रिस्पॉन्सेस शो कर लें। तो यहाँ पर सीक्वेंस का हमने खास ख्याल रखना है कि एक जो सीक्वेंस होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का वो स्पेसिफिक होगा। इस तरह नहीं होता कि हम कहते हैं कि 1 से 20 तक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है और वो 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में अटैच हो जाएंगे, या उसका कोई तरतीब नहीं होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9 और इसी तरह ये हमारे पास एक्टिवेशन करेंगे। इसका एक खास तरतीब है, एक खास सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के बेस पे हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनकी एक्टिवेशन होते हैं। अब जो FC पोर्शन है जिसने एक रिसेप्टर पॉइंट बना लिया है, रिसेप्टर पॉइंट बना लिया है हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच होगा वो होगा हमारे पास C1, मीन के कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन है। और कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन जब एक बार अटैच हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक सीक्वेंस जो है उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड हो जाते हैं, उसके बाद सीक्वेंशियली आप प्रोटीन एक्टिवेट करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही ये C1 प्रोटीन अटैच हो जाते हैं इसके पास रिसेप्टर होते हैं। जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो है C4b। इसको हम सिर्फ C1 कहते हैं और इसको C4b कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि C1 जो प्रोटीन होता है उसकी एक ही यूनिट होती है और C4b के 2 यूनिट होते हैं, और ये यहाँ पर अटैच होने से पहले इस कंडीशन में होगा, ये इसकी एक यूनिट होगी C4a और दूसरी होगी C4b। जैसे ही ये रिसेप्टर यहाँ पर एक्टिवेशन करता है या यहाँ पर अटैच हो जाता है तो इसका जो C4a वाला पोर्शन है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है और निकल जाता है, सिर्फ हमारे पास C4b जो पोर्शन होता है वो रह जाता है। अभी इससे जो इसकी दूसरी यूनिट है वो है C4a, वो निकल गई और जस्ट हमारे पास C4b का जो पोर्शन है वो यहाँ पर रह गया और यहाँ C1 के साथ अटैच हो गया। और जो इसकी दूसरी यूनिट है C4a, ये हमारे पास बेकार नहीं होती, इसका भी इम्यून सिस्टम में कोई खास फंक्शन है जो हम बात के लेक्चर में पढ़ेंगे कि C4a, C5a,
C3A, C2A, इनका क्या फंक्शन होता है, ये भी कुछ एक्टिवेशन करते हैं, लेकिन यहाँ हम इस कॉम्प्लीमेंट के जो प्रोटीन है इसकी इम्यून फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका फंक्शन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और जब C4B अटैच हो जाता है तो इसके पास भी कुछ रिसेप्टर होते हैं नेक्स्ट प्रोटीन के लिए, जो हमारे पास क्या है, C4, C2B। और जब एक बार C2B अटैच हो जाता है तो C4B, C2B और C1 एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उन कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं C4B, C2B कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, एक और रिसेप्टर पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए, जो नेक्स्ट आने वाला कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसके लिए एक हमारे पास रिसेप्टर पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो होता है C3B कन्वर्टेज। इट मीन कि C3B एक्टिवेट करता है, कन्वर्ट करता है उनके इनएक्टिव फॉर्म से, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जितनी भी बी वाले सब यूनिट हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसका ए यूनिट भी होगा, लेकिन वो जब ए यूनिट इसके साथ बाइंड होता है तो वो इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है। उसके इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कन्वर्टेज एंजाइम की जरूरत होगी, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है C4B, C2B, ये क्या काम करते हैं, C3B कन्वर्टेज। इसका मतलब ये है कि ये यूनिट हमारे पास इस तरह से होगी, C3A, C3B। तो ये C4B, C2B कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन दोनों को डिसोसिएट करेगा। आफ्टर डिसोसिएशन ये जो C3A का जो पार्ट है या यूनिट है वो यहाँ से निकल जाएगा, और अब ये एक्टिव हमारे पास प्रोटीन है तो वो यहाँ पर आके इजीली क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, क्योंकि उसका रिसेप्टर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये C3B क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा C3B। अब इसके बाद पहले इन दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, अब इसके साथ मिल गया है, तो ये तीनों मिलके एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं C4B, C2B, C3B कॉम्प्लेक्स। जिस तरह के हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर सीक्वेंशियली प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, बलतरतीब या कोई इस तरह के 1 2 3 4 एक खास सीक्वेंस में इस तरह नहीं होते। जो सीक्वेंस यहाँ पर एक दफा हम शो करते हैं कि ये सीक्वेंस है, इसे हमने कहीं पर भी उलट नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने C4B लेके आए, यहाँ पर C2B लेके आए, अब हम क्या करें, C4B लिखेंगे और उसके बाद C3B लिखेंगे। अगर हमने इस तरह सीक्वेंस बना लिया तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो इसलिए इस सीक्वेंस का हमने खास ख्याल रखना है। अभी जो कॉम्प्लेक्स बन गया है वो है C4B, C2B, C3B कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या होगा, जो नेक्स्ट इस सीक्वेंस में आने वाला प्रोटीन है उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट आने वाला प्रोटीन जो है वो है C5B या C5B, जो हमारे पास यूनिट्स है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका काम होगा C5B कन्वर्टेज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट करता है किस चीज को, आने वाले नेक्स्ट प्रोटीन को, जो हमारे पास C5 का प्रोटीन है उससे इसने C5A का जो यूनिट है वो डिसोसिएट करना है। उसके डिसोसिएशन के बाद ये एक्टिव हो जाएगा और आफ्टर एक्टिवेशन ये हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट आने वाला जो प्रोटीन होगा वो होगा C5A, C5B, और ये कॉम्प्लेक्स इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ये वाली यूनिट यहाँ पर इससे निकाल लेता है C5A, और जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट है वो है C5B। C5B के लिए यहाँ पर रिसेप्टर पॉइंट मौजूद होता है और वो यहाँ पर मूवमेंट करके अटैच हो जाता है C5B।
अब क्या हो गया है, हमारे पास 4-5 प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, C1, C4b, C2b, C3b एंड C5b। इसके बाद जो एक्चुअल इसका इम्यून रिस्पांस होगा वो वाली यूनिट यहाँ पर एक्टिवेट होगी। जैसे ही C5b एक्टिवेट हो जाता है तो इसके बाद एक खास सीक्वेंस में प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। खास सीक्वेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसके बाद C6, C7, C8, C9 वो अटैच हो जाएंगे और ये हमारे पास एक अलग सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रोटीन है, C5b, C6-5b, C6, C7, C8 एंड C9। ये एक अलग सा कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो कॉम्प्लेक्स इससे पहले बन रहे थे उसका काम था प्रोमोट करना। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका जो काम होगा वो होगा इम्यून रिस्पांस। मीन वो हमारी जो पैथोजेनिक सेल बॉडी के अंदर आ गए हैं उनके खिलाफ कुछ इम्यूनिटी शो करेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं MAC, मेक कॉम्प्लेक्स। अभी मेक कॉम्प्लेक्स का काम ये होगा कि ये इसके जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन होगा इस पे अटैक करेगा। आफ्टर अटैक ये बॉडी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया है ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये खास स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया C5b, C6, C7, C8 एंड C9। ये जिस स्ट्रक्चर होगा इसकी जो एक्चुअल हमारे पास शेप होगी वो एक वेसल टाइप होती है या हम कहते हैं कि एक पाइप टाइप की होती है। जिस तरह के कोई पाइप होगा उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होते हैं। नॉर्मली अगर हम बैक्टीरिया या किसी और पैथोजन को डिग्रेड करते हैं तो उसके लिए हमारे सेल कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, उसके थ्रू हम इसके जो मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगी उसकी डिग्रेडेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फिनोमेना क्रिएट होता है वो उससे अलग है। इसने एक वेसल शेप की स्ट्रक्चर बना ली है और वो जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हमने कहा मिक्स कॉम्प्लेक्स तो ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। आफ्टर डिसोसिएशन ये एक फोर्स क्रिएट करता है या एक प्रेशर क्रिएट करता है मेम्ब्रेन के ऊपर और उस प्रेशर के बेस पे ये प्रेशर के साथ वहां से गिर जाता है और जो इसका मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या करेगा, वो उसमें इन्विजिनेट कर लेगा या इसमें एंट्री कर लेगा। तो यहाँ पर एंजाइमेटिकली ये प्रोसेस नहीं होता है बल्कि मैकेनिकली होता है, एक फोर्स के थ्रू होता है कि प्रेशर के साथ वो आ जाते हैं, इसलिए वो मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर जाते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। और आफ्टर इंजेक्शन हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल या मेम्ब्रेन होता है उसमें कोई चीज भी अगर हम इंजेक्ट कर लें या उसमें आ जाए तो वो उसकी ग्रोथ को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द और सारे वहां पर क्या कर लेते हैं, अपने जो ये वेसल है या मेक कॉम्प्लेक्स है उसमें इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और फाइनली ये क्या कर जाते हैं, डिग्रेड कर लेते हैं। आफ्टर डिग्रेडेशन इसकी डेथ कास्ट हो जाती है। अब इम्यूनिटी का फंक्शन ये होता है या बॉडी की जितनी भी इम्यून सेल्स है उनका फंक्शन ये होता है कि वो एक पैथोजेनिक सेल को क्या कर ले, किल कर ले। अगर यहाँ पर हम देख ले तो इस वेसल ने या मिक्स कॉम्प्लेक्स ने क्या कर लिया है, एक पैथोजेनिक सेल को क्या किया हुआ है, उसने किल किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का इम्यून फंक्शन हो गया और ये हमारे पास आता है इसे क्लासिकल पाथवे में। और क्लासिकल पाथवे में आपने इस चीज को जहन में रखना है कि ये एंटीबॉडीज डिपेंडेंट है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो भी पैथोजेनिक सेल्स होंगे उनके जो एंटीजेंस होंगे
उसके साथ पहले एक एंटीबॉडी अटैच होगी, उस एंटीबॉडी के बाद उसका जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो एक्टिवेट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये एंटीबॉडी अटैच नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उस ब्लड उस टिश्यू में मौजूद होंगे लेकिन वो उसके साथ अटैच नहीं हो सकते। तो एन की अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि IgM और IgG एंटीबॉडी पहले यहाँ पर अटैच हो जाए और अपने FC पोर्शन में कुछ ऐसे वेरिएशन कर ले, उस कोई ऐसी चेंजेस कर लें ताकि एक C1 प्रोटीन के लिए एक रिसेप्टर पॉइंट बन जाए। उसके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो हमारे पास कंप्लीट होगा। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये जो क्लासिकल पाथवे है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। इसमें आज हमने पढ़ा कि डायरेक्ट इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करते हैं। इसका दूसरा जो स्टेप है वो है इनडायरेक्ट इम्यूनिटी। उसमें यहाँ C3b जो है यहाँ तक प्रोटीन अटैच हो जाते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अटैच नहीं होगा। तो ये C3b डायरेक्ट तो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है, ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल है ये C3b। और ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल वो होते हैं जो हमारे पास एक साइड से पैथोजेनिक सेल के साथ अटैच होते हैं और दूसरी साइड से जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स है या फेगोसाइटिक सेल हैं, जिस तरह के न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस है जो इनगल्फिंग करते हैं सेल्स के, उसके साथ अटैच होते हैं। और उनका फायदा ये होता है कि ये अपने साथ पैथोजेनिक सेल को कैप्चर रखता है, उसको बांध के रखता है कि उसको कहीं जाने नहीं देता जब तक कोई इम्यून सेल्स ना आ जाए। तो इसलिए वो प्रोमोशन की फंक्शन करता है या हमारे इम्यून जो सेल्स है उनको एनहेंस करता है। तो वो वाला फंक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए हमारे पास ये डायरेक्ट इम्यूनिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की थी। तो थैंक यू। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।